हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास वैसे आपके स्कूल बच्चों ऑफलाइन अब खुल गए हैं, लेकिन आज और कल 2 दिन की क्लास फिर भी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। आगे फिर ये बंद हो जाएगी। तो आज की क्लास कर लेते हैं थोड़ी सी। संस्थाओं का कामकाज हम देख रहे हैं। संस्थाओं में जो हमने पीछे देखी थी, जैसे राष्ट्रपति भी अपने आप में एक संस्था है, प्रधानमंत्री, संसद, कैबिनेट, ये सभी अपने आप में संस्थाएं हैं। इसके अलावा हमने कुछ नाम सबसे पहले देखे थे, जैसे कार्यपालिका है ना, न्यायपालिका, विधायिका यानी संसद, केंद्र में हम उसको संसद कहते हैं। ये सब हमारी संस्थाएं हैं। तो संस्थाओं का कामकाज ही हम देख रहे हैं। तो अब हम आते हैं संसद के ऊपर। जैसे हेडिंग है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, यानी संसद के कार्य क्या हैं। तो हम अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये हो जाएंगे उसके कार्य। संसद के कार्य क्या हैं, संसद क्यों जरूरी है। पहले हम देख लेते हैं हम संसद कहते हैं किसे हैं। ठीक है, तो यदि हम संसद की सीधी सीधी परिभाषा देखें तो हेडिंग लगाएंगे संसद, और हम संसद हेडिंग लगा के लिखेंगे भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। दो मुख्य बातें, निर्वाचित प्रतिनिधि और दूसरा है राष्ट्रीय सभा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर। तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नीचे ठीक इसी के आगे दे रखा है विधानसभा शब्द आया है कि आप इसको भी अलग से नोट कर लें, विधान सभा क्या होती है। तो देखिए, राज्य स्तर पर आगे इसमें जोड़ेंगे आप, निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। तो राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा विधानसभा हो गई, और राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा संसद हो गई। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। आगे चलते हैं। अब इस संसद को देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, ये एक अलग विषय है। हर देश में या हर एक लोकतांत्रिक देश में एक निर्वाचित सभा होती है। अलग अलग देश में या अलग अलग स्तर पर उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में राज्यों में विधानसभा कहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उसको संसद कह देते हैं। अब देखिए, राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। तो यानी ये संसद जो है जनता की तरफ से कितने ही राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती थी, उसके क्या क्या कार्य है। तो हम लिखेंगे संसद के कार्य क्या है। ठीक है, तो संसद के कार्यों में सबसे पहला कार्य देखो, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। तो एक कार्य हो गया उसका कानून बनाना। आप सीधा सीधा भी इसको नोट ऐसे कर सकते हैं कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य है कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना या विधि निर्माण, कानून को ही विधि निर्माण भी कहते हैं, कानून बनाने को। यह काम महत्वपूर्ण होता है, और इन संस्थाओं को, इसीलिए इन संस्थाओं को हम विधायिका कहते हैं। इनको विधायिका इसीलिए कहा जाता है। संसद को हम क्या कहते हैं, विधायिका। सबसे पहले जो शब्द आया था वो विधायिका आया था। मैंने पहले तुम्हें बता दिया है कि संसद का दूसरा नाम विधायिका है, यानी वो कानून बनाती है।
वो सबसे महत्वपूर्ण काम करती है कानून बनाने का, इसीलिए उसका नाम विधायिका हो गया। ठीक है, तो पहला काम आप समझ गए। इसके बाद हम दूसरा काम लेते हैं। देखिए दूसरा कार्य, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। यानी संसद सरकार को, या हम कहें कि संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सरकार को नियंत्रित का मतलब किसको नियंत्रित करना? कार्यपालिका। जो कैबिनेट होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, जो प्रधानमंत्री है, अन्य मंत्री हैं, उन सबको नियंत्रित करने का काम संसद करती है। ठीक है, अब आप यहाँ संसद शब्द लिख दें, विधायिका शब्द लिख दें, है ना, सब एक ही है। तो ये हो गया। इसको आप सीधी भाषा में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि संसद सरकार को या संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा है, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। हर पैसे पर यानी धन पर, बजट पर। अभी थोड़े दिनों पहले, अभी तो आपने देखा होगा, कल या परसों ही, अभी 1 तारीख में भारत का बजट पास हुआ था। अब उसके ऊपर संसद बहस करेगी और उस बजट को संसद मंजूरी देगी। ठीक है, संसद की मंजूरी मिलने के बाद वह बजट पारित माना जाएगा। समझ गए? उसके सारे प्रावधान, उसके सारे नियम कायदे कानून लागू हो जाएंगे जो बजट में बातें रखी गई है। तो हम इस प्रकार से सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, यानी धन पर संसद का नियंत्रण रहता है। ठीक है, देखो अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। यानी जो बजट है उसमें जो खर्चा आगे जो होगा वो संसद की मंजूरी के बाद होगा। 3 काम हो गए, संसद के 3 कार्य हो गए। बजट पास करना। अब तीसरे कार्य को हम एक लाइन में लिखना चाहें तो संसद का कार्य क्या है? बजट पास करना। ठीक है, या बजट पर नियंत्रण, एक शब्द में लिख सकते हैं हम, ये बजट पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार से संसद का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसदीय सर्वोच्च संघ है। जितने भी जनता से संबंधित मसले हैं, सार्वजनिक का मतलब जनता से संबंधित मसले, और हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या होगी, उन सब के ऊपर संसद बहस करती है, चर्चा करती है और निर्णय करती है कि हमारे देश की ये पॉलिसी आगे होगी, हमारे देश की ये रीति नीति होगी कि हम इस प्रकार से काम करेंगे। हम विश्व में कैसे, विदेश में कैसे हमारे संबंध होंगे, देश में क्या नीतियाँ होगी, तो इन सब के ऊपर बहस करने का काम संसद का है। तो ये 4 महत्वपूर्ण काम हमने देखे हैं संसद के। अब वैसे आगे अगर हम और काम देखें तो संसद के बहुत सारे काम हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद करती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति संसद करती है, क्योंकि संसद के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना। प्रधानमंत्री संसद का ही सदस्य होता है, तो प्रधानमंत्री को बनाती ही संसद ही है। तो ये भी काम है उसके, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है, राष्ट्रपति की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का काम भी संसद का है। जब वो नियुक्ति करती है तो हटा भी सकती है। जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों को यदि हटाना पड़े किसी कारण से तो उनको संसद ही हटा सकती है, और नहीं कोई नहीं हटा सकता उनको। तो ये और भी काम है संसद के, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 काम तो है ही। बाकी जो मैं बता रहा हूँ आप उन्हें भी नोट कर सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने भाई? राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में भाग लेती है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करती है, तो ये और भी काम है।
इसके अलावा आगे देखते हैं अब हम। देखिए पिछले जो लेसन हमने 4 करा था उसमें हमने कुछ चीज़ें पहले से ही पढ़ ली है, वे दोबारा देखो यहाँ रिपीट है, आप उनको ध्यान दें। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये संसद की बात हो रही भाई। संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल है। सॉरी, भारत की लोकसभा में आपको पता है 543 सदस्य हैं और भारत की राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। समझ में आ गई? तो यहाँ आप नोट करेंगे, ये ऐसे लगाएंगे कुल सदस्यों, संसद में कुल सदस्यों की संख्या। क्या लिखना है, क्या लिखना भाई? संसद में, कुल की जगह कर देंगे संसद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। फिर आप लिखेंगे राज्यसभा में 250, लोकसभा में 543, 5 4 3। समझ गए? अब नीचे का प्रश्न आप देखो, सदस्यों को कौन चुनता है? इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? सदस्यों को चुनता कौन है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है लोकसभा के सदस्य। अभी चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के हो रहे हैं तो, है ना? तो ऊपर हमने 2 सदन लिखे, लोकसभा और राज्यसभा, अलग अलग सदस्य लिखे थे दोनों के। अब नीचे सदस्यों को चुनता कौन है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं द्वारा किया जाता है। ऐसा लिखें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आप ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को। तीसरी बात आ गई, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एकमात्र ऐसा कार्यकाल है जो 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखिए। ठीक है। नीचे, क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है? सॉरी। तो देखिए, लोकसभा को 5 वर्ष के बाद भंग कर दिया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है या उससे पहले भी भंग हो सकती है। तो लोकसभा को 5 वर्ष या उससे पहले भी भंग किया जा सकता है, ऐसा लिखेंगे आप। ठीक, लोकसभा को 5 वर्ष या उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। इसको डिटेल में मैं बाद में, जब आप क्लास में आएंगे, अगर आप पूछेंगे तो जब मैं समझा दूंगा। तो आपको फिलहाल कितना लिखना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और लोकसभा को क्या लिखना है कि लोकसभा को 5 वर्ष या उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है? इतना आप नोट कर लेंगे।